हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस एक्ट 2013 का चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 का नाम है कंप्लेंट। तो सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो एनी aggrieved woman may make in writing a complaint of sexual harassment at workplace to internal committee if so constituted, or the local committee in case if no so constituted, within the period of 3 months from the date of incident, and in case a series of incident, the within the period of 3 months from the date of लास्ट इंसिडेंट। तो कोई भी जो वुमेन एग्रीड हुई है सेक्स के अंडर में वो राइटिंग में कंप्लेन करेगी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस का। सबसे पहले किसको? इंटरनल कमिटी को, अगर वो है। अगर इंटरनल कमिटी नहीं है तो लोकल कमिटी को। और 3 मंथ में करेगी जब भी कोई डेट ऑफ इंसिडेंट हुआ उसके। और अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट है तो लास्ट जो इंसिडेंट हुआ उससे 3 मंथ के अंदर। अब प्रोवाइडेड दैट में देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कंप्लेंट cannot be made in writing, the presiding officer or any member of internal committee or chairperson or any member of local committee as a case may be shall render all reasonable assistance to the woman making complaint in writing। तो देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे भी अगर कहीं कोई कंप्लेन है जो राइटिंग में नहीं हो पा रही है, जो राइटिंग में नहीं लिख पा रही है, तो उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो भी मेंबर है इंटरनल कमिटी के, चेयरपर्सन है, कोई मेंबर है लोकल कमिटी के, तो वो कोई भी जो भी रीजनेबल असिस्टेंस मतलब कोई भी सहायता उसको लगती है तो वो देंगे उस वुमेन को कि राइटिंग में कंप्लेन वो कर पाए। प्रोवाइडेड दैट द इंटरनल कमिटी एज द केस मे बी द लोकल कमिटी फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months if it is satisfied that the circumstances were which prevented the woman from filing within the said period। तो जो इंटरनल कमिटी है और लोकल कमिटी है वो रीजन अगर राइटिंग में लेके सेटिस्फाई हो गए कि हाँ इनका एक कुछ रीजन था नहीं कंप्लेन नहीं कर पाने का, तो टाइम लिमिट 3 मंथ से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नहीं, 3 मंथ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते फिर भी टाइम पीरियड। कि उनको अगर पता लग जाता है कि कुछ सरकमस्टेंसेस है जिसके कारण वुमेन टाइम पे कंप्लेन फाइल नहीं कर पाई। फिर है where the woman agreed woman is unable to make complaint on account of physical and mental incapacity, the death, otherwise her legal representative or other person has been prescribed make a complaint under this section। तो अब एग्रीड वुमेन है, अगर वो अनएबल टू मेक कंप्लेन है क्यों? क्योंकि उसको फिजिकल या मेंटल इनकेपेसिटी है या डेथ हो गई उसकी, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर है, वो उसके बदले में कंप्लेन कर सकते हैं। अब सेक्शन 10 बताता है कंसिलेशन। कंसिलेशन क्या होता है? मतलब सुलह कराना। So the internal committee or as the case may be local committee may before instituting an inquiry under subsection 11 and the request of the agreed movement take steps to settle matter between her and representative through conciliation। तो जो इंटरनल कमिटी है या लोकल कमिटी है, जो भी है, जिस जगह पे कंप्लेन हुई है, जिसके पास सेक्शन 11 में कंप्लेन हुई है, वो एग्रीड वुमन की रिक्वेस्ट पे एट द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड वुमन लिखा हुआ है, सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगी उसकी और रेस्पोंडेंट की कंसिलेशन के थ्रू। फिर इसको याद रखिएगा कि प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिलेशन। तो कंसिलेशन के बेसिस पे कभी भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा कि आप इतना रुपए पे कर दीजिए तो आपको ये कंप्लेन का कंसिलेशन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मॉनेटरी वैल्यू से कंपनसेट वगैरह करना या सेटलमेंट करना यहाँ पे अलाउ नहीं होगा कंसिलेशन के अंदर। फिर where the settlement has been arrived under subsection 1, the internal committee or the local committee as the case may be shall record the settlement so arrived and forward the same to the employer or the district officer to take action as specified in the recommendation। तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई सेटलमेंट पे अराइव हो गए, जो सेटलमेंट आ गया, इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी है जिसको एज द केस में भी वो उसके सेटलमेंट को रिकॉर्ड करके उसकी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे एम्प्लॉयर को या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि इससे रिलेटेड नेसेसरी एक्शन लो।
to take necessary action as specified in the recommendation. So जो internal committee or the local committee as the case may be shall provide the copies of settlement as recorded under subsection 2 to the aggrieved woman and the respondent. अब जो internal committee या local committee है वो जो कॉपीज है सेटलमेंट की उनको दोनों को देंगी सबसेक्शन 2 में सेटलमेंट हुआ एग्रीड वुमन को भी और रिस्पोंडेंट को भी. And where the settlement is arrived at subsection 1, no further inquiry shall be conducted by the internal committee or local committee ऐसे केस में भी. तो जब सेटलमेंट एक बार हो गया सबसेक्शन 1 में उसके बाद कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी, ना तो इंटरनल कमेटी के द्वारा ना लोकल कमेटी के द्वारा, जिसके पास भी मैटर चल रहा हो. अब सेक्शन 11 है. सेक्शन 11 बोलता है सब्जेक्ट इंक्वायरी इनटू कंप्लेन. अब कंप्लेन की इंक्वायरी कैसे जाएगी, सब्जेक्ट की जाएगी. सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में भी शैल where the respondent is an employee proceed to make inquiry into complaint in accordance with the provisions of service rules applicable to the respondent, and where no such service rule exists in a manner prescribed in the domestic worker, the local committee shall prima facie case exist forward the complaint to the police within a period of 7 days from registering the case under 509 section of IPC and the other relevant provisions as the case may be applicable. तो जो है कि जो सेक्शन 10 में दिया हुआ है उसके अलावा इंटरनल कमेटी और जो लोकल कमेटी है एज द केस में भी वो रिस्पोंडेंट को और एम्प्लॉय को इंक्वायरी करते टाइम इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से जो सर्विस रूल एप्लीकेबल होते हैं उसकी तरह से प्रोसीड करेगी. अगर वहां पे सर्विस रूल्स नहीं है तो जो डोमेस्टिक वर्कर या लोकल कमेटी ने जो रूल्स बनाए हुए हैं वैसे रूल्स के हिसाब से सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द एज अ केस ऑफ अ डोमेस्टिक वर्कर और लोकल कमेटी एज और एक लोकल कमेटी जो है अगर वो प्राइमरी फेसी सेटिस्फाई हो गई कि हाँ ये केस एग्जिस्ट करता है तो उसकी कंप्लेन वो पुलिस ऑफिसर को भी करेगी 7 दिन के अंदर फॉर रजिस्टरिंग द केस अंडर 509 ऑफ आईपीसी एंड अदर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द स्टेट कोड वर एप्लीकेबल. तो आईपीसी के बाद अदर प्रोविजंस भी वहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे. अब देखिए प्रोवाइडेड दैट द वेयर द वुमेन इन्फॉर्म द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी एनी term condition of the settlement arrived under subsection 2 of section 10 has not been complied with the respondent by the respondent, sorry, the agreed the internal committee or the local committee shall proceed to make inquiry into the complaint or as the case may be forward the complaint to the police. तो अब अगर क्या हुआ कि जो भी सेटलमेंट अराइव हुआ था उनका कंसिलिएशन में प्रोवाइडेड दैट द अग्रीड वुमन इन्फॉर्म द आईसी और एलसी, जो भी सेटलमेंट हुआ था सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 में उसको कंप्लाई नहीं किया अगर रेस्पोंडेंट ने, तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी जो है वो उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी करेंगी. तो shall proceed with inquiry into the complaint as the case may be and forward the complaint to the police, और पुलिस को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाएगी उसके ऊपर इंक्वायरी करके. अब देखिए प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द बोथ द पार्टीज आर एम्प्लॉयज द पार्टीज shall during the course of inquiry given the opportunity of being heard and a copy of findings shall be made available to both the parties and enabling them to make representation against the finding before the committee. तो इसमें ये है कि जहाँ पे बोथ द पार्टीज एम्प्लॉयज है तो पार्टीज को ड्यूरिंग कर्स ऑफ इंक्वायरी के टाइम पे उनको क्या है एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको सुना जाएगा और उनको कॉपीज भी दी जाएंगी फाइंडिंग्स की और अवेलेबल किया जाएगा दोनों पार्टीज को वो फाइंडिंग्स, जिससे वो अपना रिप्रेजेंटेशन बता सके उससे रिलेटेड कमिटी के पास. तो मतलब कमिटी उनको एक कॉपी दे देगी जो भी उनके अगेंस्ट फाइंडिंग हुई है और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बीइंग हर्ड की मतलब सुनने की, और उनको सुना जाएगा और वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे कमिटी के सामने. अब notwithstanding anything contained in section 509 of IPC, the court may, when the respondent is convicted of this of the act, and order payment of such sum as may be considered appropriate to the agreed woman respondent having provisions of section 15, having regard to the provisions of section 15. So section
509 में कुछ भी होने के अलावा, जो आईपीसी के सेक्शन 509 के अलावा भी जो है, रिस्पोंडेंट अगर कन्विक्ट हुआ किसी भी ऑफेंस में, मतलब उसको सजा हो गई इस ऑफेंस में, तो उसको एक ऑर्डर दिया जाएगा कि वो कुछ पेमेंट करे, सम जो कि अप्रोप्रिएट लगेगा, एग्रीड वुमन को दे दिया जाएगा रिस्पोंडेंट के द्वारा वो सम। और सेक्शन 15 जिस एक्ट का, उस सेक्शन को ध्यान रखते हुए, इस सेक्शन के सेक्शन 15, मतलब इस एक्ट के सेक्शन 15 को ध्यान रखते हुए, अब फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस मे बी शैल have the powers vested of CPC 1908 when trying the following when trying a suit in respect of the following matters, namely। तो जब भी कोई भी मैटर्स अगर ट्राई कर रही है, तो जो आईसीसी और एलसीसी है उनके पास सीपीसी की, जो सिविल कोड की पावर होती है 1908 वाली जो एक्ट है उसके हिसाब से, वो पावर सिविल कोड की आईसीसी और एलसीसी को होंगी। अब वो कौन कौन सी पावर्स होंगी? तो समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो किसी को भी समन भेज के बुलाना और उसके अटेंडेंस को अपने सामने प्रिक्योर करना, ओथ पे एग्जामिन करना, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर करना, और एनी अदर मैटर एज बी प्रिस्क्राइब, तो कोई भी अदर मैटर इसको प्रिस्क्राइब करना। और इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज में इंक्वायरी को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब सेक्शन 5 है इंक्वायरी टू कंप्लेन। तो सेक्शन 12 एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। तो अब कैसा है कि जब भी इंक्वायरी होती है उसकी ड्यूरिंग भी हम लोग कुछ एक्शन कर सकते हैं, जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है। तो वो कौन कौन से एक्शन है इसमें दिया हुआ है। तो सेक्शन 12 बात करता है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी on a written request made by the agreed woman, the internal committee or local committee as the case may be shall recommend to employ thereto। तो अगर एग्रीड वुमन की रिक्वेस्ट की उसने राइटिंग में, तो इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी जो है वो चाहे तो कोई सी भी एम्प्लॉयर को रिकमेंडेशन कर सकती है। तीनों में से कौन सी? सबसे पहले की ट्रांसफर द एग्रीड वुमन और द रिस्पोंडेंट टू अदर वर्क प्लेस। तो या तो एग्रीड वुमन का या रिस्पोंडेंट का कहीं और अदर वर्क प्लेस पे ट्रांसफर कर देना, या ग्रांट लीव टू द एग्रीड वुमन अप टू द 3 मंथ्स। तो 3 मंथ, जितने मंथ तक, मतलब 3 मंथ तक इंक्वायरी चल सकती है, तो 3 मंथ तक के लिए एग्रीड वुमन को लीव पे जो मतलब लीव दे देना। फिर ग्रांट सच अदर रिलीफ एज एग्रीड वुमन में बी प्रिस्क्राइब। तो या फिर कोई अदर रिलीफ दे देना एग्रीड वुमन को जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। अब जो लीव यहाँ पे दे दी जाएगी वो इन एडिशन होगी, जो कि अदर रिलीफ उसको दिया जा सकते हैं। So the leave granted to the agreed woman under this section shall be in addition to the leave as she would be otherwise entitled। अब on the recommendation of मतलब IC मतलब internal committee और local committee as the case may be under subsection 1, the employer shall implement the recommendation made under subsection 1 and send the report of implementation to the internal committee or the local committee as the case may be। तो जब भी रिकमेंडेशन मिल जाती है आईसी की, मतलब इंटरनल कमिटी की, और एलसी की, लोकल कमिटी की, तो जो एम्प्लॉयर होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा सारे रिकमेंडेशन को अंडर सबसेक्शन 1 जो उसको मिली हुई है, और उसकी रिपोर्ट सेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन की आईसी को या एलसी को दोबारा। फिर सेक्शन 13 है इंक्वायरी रिपोर्ट। ऑन द completion of inquiry under this section, the internal committee or the local committee as the case may be shall provide a report of its finding to the employer or as the case may be district officer within the period of 10 days from the completion of inquiry, and inquiry is made available to the concerned report of inquiry made to the available to the concerned party। तो जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हो गई इस एक्ट में, तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी क्या करेंगी? उसकी रिपोर्ट बना के एम्प्लॉयर को दे देंगी, और अगर एम्प्लॉयर की जगह नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे देंगे विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। सच रिपोर्ट शैल बी मेड अवेलेबल टू द शैल मेड अवेलेबल टू द कंसर्न पार्टी, और जो रिपोर्ट है वो कंसर्न पार्टीज को भी अवेलेबल कर दी जाएगी।
अब है subsection 2, where the internal committee or the local committee, as the case may be, arrives on the conclusion that the allegation against the respondent is not proved, as has not been proved, it shall recommend to the employer and the district officer to no action shall be taken in that matter. तो जब भी अगर इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी को लगता है कि जो भी है कंक्लूजन हमारा ये है कि जो रिस्पोंडेंट है उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं हो पाया, तो वो रेकमेंड करेंगे एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि आप कोई भी एक्शन नहीं लें, इस मैनर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा फिर। एंड वेयर द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज अ केस में बी अराइव द कंक्लूजन दैट द अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट हैज बीन प्रूव, एलिगेशन जो है वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट अगर प्रूव हो गया, ऐसा अगर आईसी या एलसी को लगता है, तो वो एम्प्लॉयर को रेकमेंड कर देंगे या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एम्प्लॉयमेंट रेकमेंड कर देंगे एज द केस में भी। कौन कौन से एक्शन? टू टेक एक्शन फॉर सेक्सुअल harassment एज मिसकंडक्ट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन of the service rules applicable to the respondent, or where no service rule has been made in the manner as may prescribed, कि आप कुछ एक्शन लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट या मिसकंडक्ट का जो कि अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल्स होगा रिस्पोंडेंट को, और अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो जो रूल्स है प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनके हिसाब से। और टू डिडक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग in the service rules applicable to the respondent from the salary wages of the respondent, such sum as may consider appropriate to be paid to the agreed woman or to her legal hire as may determined according to the provisions of section 15। तो या तो फिर हम उसके कुछ डिडक्शन करेंगे, भले ही उसके सर्विस रूल्स में वो है या नहीं है, उसकी सैलरी या वेजेस में से रिस्पोंडेंट के में से हम डिडक्ट करके पेड कर देंगे एग्रीड वुमन को, जो कि हम लोग को अप्रोप्रिएट लगता है, या उसके लीगल हायर से, और उसको डिटरमाइन करेंगे जो कि सेक्शन 15 में दिया हुआ उस तरीके से। अब प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द एम्प्लॉयर इज अनेबल टू मेक डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी of the respondent due to being absent from the duty or cessation of employment in the may direct to the respondent to pay sum to the agreed woman। तो अगर एम्प्लॉयर है वो नहीं काट पा रहा उसकी सैलरी में से कुछ भी अमाउंट, क्योंकि वो या तो बहुत दिन से एब्सेंट है अपनी जॉब से, या फिर वो उसने अपनी जॉब छोड़ दिया, अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, इट में डायरेक्ट टू द रिस्पोंडेंट टू पे सम टू द एग्रीड वुमन। तो फिर लेकिन रिस्पोंडेंट जब भी हमें मिलेगा तो हम रिस्पोंडेंट को बोलेंगे कि रिस्पोंडेंट को ही पे करना पड़ेगा। जैसे रिस्पोंडेंट के हम वेजेस या सैलरीज में तो नहीं काट पा रहे, नहीं कर पा रहे डिडक्शन, तो रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली बोलेंगे कि आप पे करिए अब। और प्रोवाइडेड फर्दर इन केस द रिस्पोंडेंट फेल्स टू पे सम रेफर्ड इन referred to in clause second, the internal committee as a case may be or local committee forward the order for recovery of such some areas of land to the concerned district officer। अब अगर रिस्पोंडेंट ने वो नहीं दिया जो उसको देना था क्लॉज सेकंड में, तो हम उसकी रिपोर्ट जो है वो इंटरनल कमिटी या जो लोकल कमिटी है वो अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगी रिकवरी के लिए एज अ एरियाज ऑफ लैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोल देगी कि ऐसे एरियाज ऑफ लैंड आप लैंड आप रिकवर कीजिए एग्रीड पर, ओ सॉरी, रिस्पोंडेंट से। फिर जो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 डेज फ्रॉम इट्स रिसीट बाय हिम। तो जो एम्प्लॉयर है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको 60 डेज में जैसे उसको ये रिसीट मिलती है उसको एक्शन लेना पड़ेगा या एक्ट करना पड़ेगा। अब सेक्शन 14, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेन एंड फॉल्स एविडेंस। तो व्हेन द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी अराइव at a conclusion allegation against the respondent that the malicious or the agreed woman or any other person has made the complaint knowing that it to be false, agreed woman or any other person of the complaint produced the forged misleading document or on the recommendation of the employer, the district officer in the case may be take action against the woman or person
who made the complaint under subsection 1 or subsection 2 of section 9, as the case may be in accordance with the provisions of service rule applicable to her or him, and where no such service rule in such a manner as may prescribed. तो जब भी इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी कोई कंक्लूजन पे वो आते हैं कि जो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट मैलिशियस या फॉल्स कंप्लेन की गई है एग्रीड वुमन के द्वारा, या कोई और पर्सन है जो भी उससे रिलेटेड है, उसको पता था कि ये जो एलिगेशन है वो फॉल्स है, फिर भी उसने लगाया, और जो डॉक्यूमेंट पेश किया वो फॉल्स था या मिसलीड डॉक्यूमेंट था, तो वो रेकमेंड करेंगे एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि एक्शन लिया जाए उस वुमेन के अगेंस्ट, और जो भी पर्सन है या तो उसने कंप्लेन की है जो भी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 में, अकॉर्डिंग विद द सर्विस रूल के हिसाब से जो कि उसके मतलब एप्लीकेबल टू हर और हिम, मतलब जो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, या तो वो वुमन या जो वुमेन के बिहाफ में कंप्लेन कर रहा है उसके ऊपर, और अगर सर्विस लॉज एप्लीकेबल नहीं होते तो रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब। अब प्रोवाइडेड दैट mere inavailability or substantiate a complaint to provide inadequate proof need not to attract action against the complainant in this section। तो ये याद रखिए, लेकिन कि अगर मेयर इनएबिलिटी और सब्सटेंटिएट होता है अगर किसी तरीके कंप्लेन का कि आप इनएडिक्वेट प्रूफ जो है दे रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा इस वाले एक्शंस को अगेंस्ट द कंप्लेन अंडर दिस सेक्शन। तो अगर कोई मेयर मतलब जस्ट वो केवल इसलिए कि कुछ इनएबिलिटी है उसकी या कुछ तरीके से वो पूरे प्रॉपर एडुकेट प्रूफ नहीं कर पाई, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा। Were provided further that the malicious intent on the part of the complainant shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed before the action recommended। तो जब भी हम ये वाली इंक्वायरी शुरू करेंगे तो हमें मैलिशियस इंटेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट प्रूव करना पड़ेगा, और उसकी भी इंक्वायरी होगी अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बिफोर एक्शन। जब भी एक्शन लेंगे उसके पहले ये एक इंक्वायरी होगी उसके अगेंस्ट भी। फिर सेक्शन 2 है, वेयर द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी अराइव ऑन द कंक्लूजन दैट द ड्यूरिंग द इंक्वायरी एनी विटनेस has given false evidence or produced false or misleading document, it may recommend the employer of the witness or the district officer as the case may be to take action according with the provisions of service rule applicable to the said witness or where no such service rule exists as may be and manner prescribed। तो जब भी इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को लगता है और उनको ये कंक्लूजन पे आते हैं वो कि ये जो कोई भी विटनेस है जिसने फॉल्स एविडेंस दिया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट दिया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया है, तो वो रेकमेंड करेंगे एम्प्लॉयर को या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो भी हो उस जगह पर कि आप इसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए सर्विस रूल्स के जो कि उस विटनेस के ऊपर या उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, और अगर उसके ऊपर कोई विटनेस के ऊपर कोई सर्विस रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते तो रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी एप्लीकेबल होते हैं। अब सेक्शन 15 डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। So for the purpose of determining sum to be paid to the aggrieved woman under clause second of subsection 3 of section 13, the internal committee or local committee as the case may be have regard to the, तो जो भी हम सम देने वाले हैं, हमने हर बार पढ़ा ना कि कुछ सम हम काट के डिडक्ट करके उस वुमेन को देने वाले हैं, तो वो सम हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बोलता है सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में बताया हुआ है कि जो भी हम एग्रीड वुमेन को देंगे, जो हमने बताया था क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 में, जो कि इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी देगी वो कैसे आएगी। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले मेंटल ट्रॉमा जो हुआ है, पेन हुआ है, सफरिंग हुआ है, इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज टू द एग्रीड वुमेन को जो भी मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग वगैरह हुई है, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है। फिर लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट के कारण जो करियर अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ है। मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हुआ है विक्टिम को फॉर फिजिकल एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, जो भी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाने में जो भी उसका
फिजिकल ट्रीटमेंट कराने में जो भी उसके एक्सपेंसेस खर्चे हुए वो, फिर इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट, फिर जो इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस है रेस्पोंडेंट का, मतलब जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की है वो भी देखा जाएगा। फिर फीजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इन अदर इंस्टॉलमेंट, तो किस तरीके से हमें दिया जाएगा सच पेमेंट को, या तो लमसम देंगे या इन इंस्टॉलमेंट देंगे, ये डिसाइड किया जाएगा। अब है सेक्शन 15 और सेक्शन 16। सेक्शन 16 है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन द कंटेंट्स और कंप्लेन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। तो पब्लिकेशन में पूरी तरीके से प्रोहिबिशन है, आप कुछ भी रिपोर्ट जो इंक्वायरी है या कुछ भी हुआ है कंप्लेन का, वो आप किसी पब्लिक को भी पता नहीं चले, ऐसा आपको करना होगा। तो notwithstanding anything contained in the Right to Information Act 2005, the contents of the complaint made under Section 9, the identity and address of the agreed woman and respondent and witnesses, any information related to conciliation and inquiry proceeding or recommendation of the IC or the LC, as the case may be, and the action taken by the employer or the district officer, provisions of this act shall not be published and communicated और मेड नोन टू द पब्लिक, प्रेस और मीडिया इन एनी मैनर। तो जो कुछ भी हम लोगों ने, या तो उसके विक्टिम का जो भी राइट, मतलब जो भी आइडेंटिटी एड्रेस है या रिस्पोंडेंट का आइडेंटिटी एड्रेस है या कोई भी विक्टिम विटनेस का, सॉरी, जो भी आइडेंटिटी एड्रेस है वो, और जो भी हम लोगों ने रेकमेंड किया, रिकमेंडेशन किसने किया, आईसी ने या एलसी ने रिकमेंडेशन किया, वो भी नहीं। और उसके अलावा कि उन लोगों ने जो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने जो भी उसके अगेंस्ट में क्या प्रोविजन किए, वो कुछ भी पब्लिश नहीं होगा और पब्लिक को पता नहीं चल पाए। ऐसा करना पड़ेगा कि पब्लिक, प्रेस और मीडिया को कुछ भी पता ना चल पाए। अब देखिए, प्रोवाइडेड डेट में लिखा है सच इन्फॉर्मेशन में भी disseminated regarding the justice secured to the victim of sexual harassment under this act without disclosing the name, address, identity or other particular calculated to lead the identification of agreed woman and witness। तो जो भी इंफॉर्मेशन है डिसेमिनेटेड है रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर्ड, तो जस्टिस सिक्योर करने के लिए है विक्टिम के सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, तो बिना आप उसके आइडेंटिटी जैसे कि नेम, एड्रेस को आप अदर पर्टिकुलर जो भी उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं उसके अलावा आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, कि जो भी उस विक्टिम के बेनिफिट के लिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से विक्टिम है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी तरीके से नेम, एड्रेस और आइडेंटिटी उससे और जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीजें जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो पब्लिकली डिस्क्लोज ना हो पाए। फिर सेक्शन 17 है पेनल्टी। पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। So when any person entrusted with the duty to handle, deal with a complaint, inquiry, or any recommendation action taken by the provisions of this act, contravenes the provisions of section 16 shall be liable to penalty in accordance with the provisions of service rule applicable to the state person, or where no service rule applicable as a manner is prescribed। तो अब जिसकी भी जवाबदारी थी, जिसकी भी ड्यूटी थी कि जिसको हैंडल करना था कंप्लेन, इंक्वायरी या रिकमेंडेशन, जो भी एक्शन हम ले रहे हैं इस एक्ट के अंडर में, और उसने कॉन्ट्रवेंस किया 16 सेक्शन वही की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, तो उसको पेनल्टी दी जाएगी। और पेनल्टी किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी? सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो मैनर एज में प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब मैनर है उस पर दी जाएगी। अब सेक्शन 18 है अपील। तो वेर एन agreed from the recommendation under subsection 2 or section 13 of section 13 or clause first and clause second of subsection 13 of section 13, so subsection 3 of section 13 or subsection 1 or subsection 2 of section 14 or section 17, non-implementation of the recommendation may be prescribed and appeal to the court or tribunal in accordance with the provisions of service rule applicable to the state person, and where no service rule exists, then without prejudice to the provisions contained in any other law for the timing, and for the agreed person may prefer an appeal
इन मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। तो जो भी कोई पर्सन है जो एग्रीड है किसी भी रिकमेंडेशन से जो कि सेक्शन 13 में दी हुई है या सेक्शन 14 या सेक्शन 17 में दी है या उसका नॉन इम्प्लीमेंटेशन है, नॉन रिकमेंडेशन है, वो ये अपील प्रेफर कर सकता है किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में, जो कि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग कर सकता है। और अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो विदाउट प्रेजुडिस द प्रोविजंस कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो द पर्सन एग्रीड में प्रेफर एन अपील इन सच अ मैनर एज बी प्रिस्क्राइब। तो जिस मैनर में प्रिस्क्राइब की गई है वैसे वो अपील कर सकता है। लेकिन जो अपील है, द अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ रिकमेंडेशन। 90 डेज जैसे ही रिकमेंड किए तब से वो अपील फाइल कर सकता है, उसके बाद नहीं। अब सेक्शन अब सॉरी अब चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन चैप्टर 6 बोलता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, चैप्टर 6 है। तो सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, तो एवरी एम्प्लॉयर शैल, तो एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी बनेगी, ये शैल लिखा हुआ है जब मैंडेटरी है एम्प्लॉयर के पास। Provide a safe working environment at workplace which shall include the safety of person coming into contact of at the workplace। तो जो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा वर्क प्लेस पे, जहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट से में मतलब कॉन्टेक्ट में आते हैं वर्क प्लेस के। और कॉन्स्पियस प्लेस पे डिस्प्ले करना पड़ेगा वर्क प्लेस पे पेनल कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करेगा तो उसके साथ क्या एक्शन लिया जाएगा। एंड अदर ऑर्डर कंस्टिट्यूटिंग इंटरनल कमिटी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, और सब सेक्शन 4 में जो और ऑर्डर कोई बनाए हुए हैं इंटरनल कमिटी के द्वारा वो। फिर वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करेंगे हम रेगुलर इंटरवल्स में, कि जो सेंसिटाइजेशन हो एम्प्लॉयज का प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में, या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स बनाएंगे मेंबर्स के लिए इंटरनल कमिटी को एज अ मैनर एज प्रिस्क्राइब, जो मैनर प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनमें। फिर हम नेसेसरी फैसिलिटीज देंगे इंटरनल कमिटी को, लोकल कमिटी को, एज अ केस में भी फॉर डीलिंग द कंप्लेंट एंड कंडक्ट इंक्वायरी। तो कंप्लेंट से डील करने के लिए और इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए हम उसको नेसेसरी फैसिलिटीज देंगे लोकल कमिटी को और इंटरनल कमिटी को। फिर असिस्ट करेंगे सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ रेस्पोंडेंट एंड विटनेस बिफोर द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी एज अ केस में भी। तो हम उसकी असिस्ट करेंगे कि अटेंडेंस सही तरीके से हो पाए, रेस्पोंडेंट की भी और विटनेसेस की भी, इंटरनल कमिटी के सामने और लोकल कमिटी के सामने। और मेक अवेलेबल सच इन्फॉर्मेशन टू द इंटरनल कमिटी लोकल कमिटी एज अ केस में भी if require having the complaint of subsection 1 of section 9। तो जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको अवेलेबल करेंगे इंटरनल कमिटी को, लोकल कमिटी को, जो भी हम प्रिस्क्राइब किया गया है कंप्लेन में सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 में। फिर हम असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड असिस्टेंट टू द असिस्टेंस टू द वुमेन इफ ही चूजेस टू फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ टाइम बिंग इन फोर्स। तो हम असिस्ट करेंगे वुमेन को अगर वो कोई एक्शन लेना चाहती है आईपीसी में किसी अदर लॉ में, तो or cause in to initiate an action under IPC or any other law for the time being in force against the perpetrator, or if agreed women desire where the perpetrator is not an employee, the workplace which the incident of sexual harassment took place। तो हम एक एक्शन खुद ही इनिशिएट कर देंगे आईपीसी में या किसी अदर लॉ में, हम परपेट्रेटर के अगेंस्ट, या फिर एग्रीड वुमेन जहाँ पे डिजायर करती है, अगर परपेट्रेटर एम्प्लॉय नहीं था तो जहाँ पे सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है वहां पे। To treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for such misconduct। तो मिसकंडक्ट को हम मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट को मिसकंडक्ट मानेंगे और मिसकंडक्ट के अगेंस्ट हम एक्शन इनिशिएट करेंगे। एंड मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द इंटरनल कमिटी। तो इंटरनल कमिटी में जो भी है टाइमली सबमिशन हम करेंगे रिपोर्ट का, मतलब जो इंटरनल कमिटी ने हमें रिपोर्ट दी उसको हम टाइमली मॉनिटर करेंगे।
फिर है चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 बात करता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो सेक्शन 20 बस इसमें है। सेक्शन 20 बताता है ड्यूटी एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल मॉनिटर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द लोकल कमिटी। तो जो लोकल कमिटी ने जो भी रिपोर्ट सबमिट की है उसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, ये सबसे पहला हो जाएगा। और टेक सच मेजर्स एज मे नेसेसरी फॉर एंगेजिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिचुएशन ऑफ अवेयरनेस और सेक्सुअल हेरेसमेंट एंड राइट्स ऑफ वुमेन। तो हम कुछ मेजर्स को भी देखेंगे, मतलब नेसेसरी मेजर्स लेंगे जो कि नेसेसरी हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए किसी भी तरीके का अवेयरनेस फैलाने के लिए सेक्सुअल हेरेसमेंट या राइट्स ऑफ वुमेन से रिलेटेड। अब लास्ट चैप्टर, चैप्टर 8 मिसलेनियस। मिसलेनियस का चैप्टर में से हम चैप्टर मतलब ये चैप्टर चालू होता है सेक्शन 21 से। सेक्शन 21 बात करता है कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। So the internal committee or the local committee, as the case may be, shall each calendar year prepare the inform such time as may prescribed in such report, submit the same to the employer and the district officer. तो जो आईसी एंड एलसी है वो कैलेंडर ईयर में, मतलब हर एक ईयर में अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, और जो अपनी रिपोर्ट है वो जिस तरीके से प्रेस्क्राइब की गई है उस तरीके से प्रेस्क्राइब रिपोर्ट बनाएंगे और सबमिट कर देंगे एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी है वो अपनी ब्रीफ रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा एनुअल रिपोर्ट बना के, जो कि उसको सबसेक्शन 1 में रिसीव हुई है स्टेट गवर्नमेंट को। तो द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉरवर्ड अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन एन एनुअल रिपोर्ट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 टू द स्टेट गवर्नमेंट को। अब है सेक्शन 22 है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। So the employer shall include in its annual report the number of cases filed in, if any, and their disposal under this act in annual report of the organization, and where no such report is required to be prepared, intimate such number of cases if any to the district officer. तो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि एम्प्लॉयर भी अपनी एक रिपोर्ट बना के देगा जो कि केसेस कितने उसके एम्प्लॉयमेंट में फाइल हुए हैं और कितना उनका डिस्पोजल हो पाया है, अगर वो कुछ है। और अगर नो सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अगर कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है तो उसका भी इंटीमेट कर देगा कि नंबर ऑफ केसेस कितने थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। फिर सेक्शन 23 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मॉनिटर करेगी इसका इम्प्लीमेंटेशन, किस सेट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और मेंटेन करेगी डेट on number of case filed and disposed of with respect of all cases of sexual harassment at public place। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो भी मॉनिटर करेगी कि सेक्ट में कौन कौन कितने नंबर कितने सारे केस फाइल हुए हैं और कितने सारे केस डिस्पोज हुए हैं जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस से रिलेटेड थे, एट वर्क प्लेस से रिलेटेड थे। फिर सेक्शन 24 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज दैट। तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है में सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, मतलब जितने उनके पास फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज है उस हिसाब से उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का करना पड़ेगा, पब्लिसिटी करना पड़ेगी इस एक्ट की। सबसे पहले ऐसे ए में दिया हुआ, डेवलप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग मटेरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है या ट्रेनिंग मटेरियल है, वो सब ऑर्गेनाइज करना, अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ावा देना, एडवांसमेंट अंडरस्टैंडिंग देना पब्लिक को सेट के बारे में, और जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसके बारे में अवेयरनेस लोगों के बारे में फैलाना, जागरूक करना। फॉर्मुलेट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सच मेंबर ऑफ द लोकल कमिटी। तो लोकल कमिटी को भी ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, जो भी मेंबर है लोकल कमिटी के। अब है सेक्शन 25 है पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन एंड
inspection of records. So the appropriate government on being satisfied that it is necessary in the public interest of women employees at a workplace by order in writing. So जब भी अगर appropriate government को लगता है तो वो कभी भी उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या इंटरेस्ट ऑफ वुमेन में है कि कोई भी वर्क प्लेस में, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं राइटिंग में। सबसे पहले क्या कि कॉल अपॉन द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू फर्निश इन राइटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एज मे बी रिक्वायर, कि जो भी एम्प्लॉयर है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो सारे राइटिंग में इंफॉर्मेशन दे सेक्सुअल हैरेसमेंट से जो कुछ भी गवर्नमेंट को चाहिए, या ऑथराइज करे किसी अदर पर्सन को कि वो इंस्पेक्शन कर सके ऑफ रिकॉर्ड एंड वर्क प्लेस इन रिलेशन टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, who shall submit a report of inspection to it within the period as may be specified in the order। कि आप ऑथराइज कीजिए इंस्पेक्शन करने के लिए हमें कुछ भी रिकॉर्ड या वर्क प्लेस को जो भी आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है, और वो उसको रिपोर्ट सबमिट करेगा। हु शैल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन टू इट विद इन अ पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर। जो पर्सन वो इंस्पेक्शन करेगा वो अपनी रिपोर्ट बना के जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसमें सबमिट करेगा। और एवरी एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड before the officer making inspection all the information, records and other documents which in his custody having bearing the subject matter of the inspection। तो जो भी एम्प्लॉयर है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो प्रोड्यूस करेगा जब भी डिमांड किए जाएंगे, बिफोर द ऑफिसर मेकिंग इंस्पेक्शन ऑल द इंफॉर्मेशन, जैसे जो भी एम्प्लॉयर है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो प्रोड्यूस करेगा जब भी डिमांड की जाएगी किसी भी ऑफिसर के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन करते टाइम, रिकॉर्ड्स या अदर डॉक्यूमेंट जो कि उनकी कस्टडी में है और बियरिंग ऑन सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ सच इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन से रिलेटेड उसमें सर्विस मैटर्स दिए हुए। तो अब सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स टू constitute an internal committee under subsection 1 of section 4 to take action under section 13, 14 and 22 and contravenes or attempt to contravene or abet the contravention of the provisions of this act or any rules made thereunder shall be punishable with a fine which may extend to 50,000 rupees। तो कोई भी अगर आदमी है जिसने फेल किया, क्या सबसे पहले अगर इंटरनल कमिटी नहीं बनाई किसी भी एम्प्लॉयर ने, या कोई भी एक्शन नहीं लिया गया सेक्शन 13, 14 और 22 में, या उसने कोई भी अटेम्प्ट किया कॉन्ट्रवेन करने का, मतलब एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवेन किया या अवॉइड करने की कोई कोशिश की, कोई भी अदर प्रोविजंस का या इस एक्ट के रूल्स को, तो उसको 50,000 रुपीज तक का फाइन दिया जाएगा। एंड इफ द एम्प्लॉयर और अदर having been previously convicted of an offence punishable under this act and subsequently convicted of same offence shall be liable to। अब अगर कोई भी एम्प्लॉयर है उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया इस एक्ट में या सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट किया गया, ये पाया गया, तो क्या उसके साथ होगा, तो उसको लाइबल ही शैल बी लाइबल टू, तो ट्वाइस द पनिशमेंट, तो दोगुना पनिशमेंट मिलेगा विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन। तो फर्स्ट कन्विक्शन में जो पनिशमेंट दी जा सकती थी उससे ट्वाइस दी जाएगी, सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट बीइंग मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये देखा जाएगा कि मैक्सिमम अगर कहीं पे दो जगह पे पनिशमेंट दी जाती है तो जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है वो दी जाएगी सेम ऑफेंस के लिए, और ट्वाइस पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब आपने दोबारा किया इसलिए आपको ट्वाइस दी जाएगी। And provided in case a higher punishment is prescribed under any other law for the time being in force for the offence for which the accused is prosecuted, the court shall take due cognizance in the same while awarding the punishment। तो कहीं भी अगर हायर पनिशमेंट दी जाती है किसी भी लॉ में, कोई अदर लॉ है, तो उसको देखते हुए फॉर द ऑफेंस फॉर विच द एक्यूज बीइंग प्रोसिक्यूटेड द कोर्ट में टेक ड्यू कॉग्निजेंस, उसके अकॉर्डिंग कॉग्निजेंस लेगी
सेम व्हाइल अवॉर्डिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट अवॉर्ड करते टाइम, मतलब पनिशमेंट अवॉर्ड करते टाइम कोर्ट ये देखेगी कि हायर पनिशमेंट किस ऑफेंस मतलब किस एक्ट में दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। फिर है सबसेक्शन टू कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस और विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल और अप्रूवल और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज द केस में बी बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और एक्टिविटी। तो जो कैंसिलेशन है, हम कैंसिलेशन कर देंगे उसका लाइसेंस या विड्रॉ कर देंगे उसका लाइसेंस या रिन्यू नहीं करेंगे, हम अप्रूवल नहीं देंगे या कैंसिल कर देंगे उसका रजिस्ट्रेशन, जो भी है गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी का, जो कि उसको बिजनेस करने के लिए जरूरी होता है वो। अब है सेक्शन 27। सेक्शन 27 बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। तो कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे लेगी? तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर आफ्टर save on a complaint made by the aggrieved woman or any other person authorized by internal committee or local committee on this behalf। तो कोर्ट कॉग्निजेंस ही नहीं लेगी, कोई एक्शन ही नहीं लेगी जब तक या तो वो कंप्लेंट उसने ना की हो जो कि एग्रीड वुमन है, या फिर किसी ऐसे पर्सन ने ना की हो जो कि इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी से ऑथराइज किया गया इस बिहाफ में। अब इसकी कॉन्ग्रेस कौन ही लेगा? तो नो कोर्ट इंफीरियर, मतलब उससे छोटी कोर्ट जो कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब सॉरी चीफ नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब जेएमएफसी है, उससे कम कोई भी कोर्ट यहाँ पे ऑफिस ट्राई नहीं करेगी। शैल ट्राई एनी ऑफिस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट लिखा हुआ है। एवरी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। तो जो भी ऑफेंसेस है इस एक्ट में वो कॉग्निजेबल नहीं है। अब सेक्शन 28, सेक्शन 28 है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। So the provisions of this act shall be in addition to and not derogate the provisions of any other law for the timing in force। तो ये जो लॉ है ये इन एडिशन है सारे लॉज का, और किसी भी लॉ की जो अदर लॉ है टाइमिंग इन फोर्स में एप्लीकेबल है उनको डेरोगेट नहीं करता, कम नहीं करता किसी भी तरीके से। फिर सेक्शन 29, सेक्शन 29 है पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक लॉज रूल्स। तो सबसे पहले दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका एक नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में कुछ भी रूल्स बना सकती है इस एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन के। जो कि फीस और अलाउंस पेड किए जाएंगे मेंबर को, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 में। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 कि कौन कौन से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, क्या उन मेंबर्स को फीस दी जाएगी, और फीस एंड अलाउंस पेड टू द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ सबसेक्शन 4 और सेक्शन 5, सॉरी सेक्शन 7। तो जो चेयरपर्सन है या मेंबर है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 5 सेक्शन 7 के, उनको क्या क्या दिया जाएगा फीस और अलाउंसेस। फिर एनी पर्सन हु मेक कंप्लेन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9, तो कौन कंप्लेन कर सकता है। फिर मैनर ऑफ इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में कैसे इंक्वायरी की जाएगी। द पावर ऑफ मेकिंग इंक्वायरी अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11। फिर रिलीफ टू बी रिकमेंडेड अंडर सबसेक्शन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। फिर क्या क्या रिलीफ उसको रेकमेंड किया जाएंगे सबसेक्शन सी में, मतलब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 में। फिर मैनर ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन क्लॉज फर्स्ट ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13। फिर मैनर ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 14। फिर मैनर ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन सबसेक्शन सॉरी अंडर सेक्शन 17। तो मैनर ऑफ एक्शन क्या दिया जाएंगे सेक्शन 17 में, और मैनर ऑफ अपील अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 में क्या अपील की मैनर का क्या होगा, किस मैनर में अपील की जाएगी। फिर एल में दिया हुआ है मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप अवेयरनेस प्रोग्राम सेंसिटाइजिंग द एम्प्लॉयज एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनल कमिटी अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 19।
सेक्शन 19 में क्या उसकी क्लॉज में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह किए जाएंगे वो। फिर फॉर्म एंड मैनर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट बाय इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी इन सब सेक्शन 1 ऑफ 21। तो फॉर्म या टाइम जो भी है प्रिपेयर करने का एनुअल रिपोर्ट का, वो इंटरनल कमिटी का, लोकल कमिटी का, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 वो सारे। जी। फिर जो भी रूल्स मेड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखे जाएंगे 30 डेज के लिए, और अगर वो सेशन में नहीं है तो सक्सेसिव सेशन में रखा जाएंगे अगर वो सेशन सेशन डिसॉल्व हो गया। और दोनों हाउस जैसा जिस तरीके से एग्री करेंगे जिस भी मैनर में, वो एंड वो रूल्स वो सारे फाइनल होंगे। और जो भी मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट हुआ है वो इस जो पहले से इस एक्ट में कुछ हो चुका है विदाउट प्रिजुडिस टू द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी रूल बनाया, एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी लेड सून आफ्टर इट इज मेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउस है तो दोनों हाउस के सामने रखा जाएगा, और अगर एक ही हाउस है तो केवल उस हाउस के सामने रखा जाएगा, उस हाउस में रखा जाएगा। फिर लास्ट सेक्शन है सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। If the difficulty arises in giving the effect of the provisions of this act, the central government may, by order prescribed in the official gazette, make the provisions not inconsistent with the provisions of this act as appear to be necessary for removing the difficulty। तो जब भी कभी डिफिकल्टी होती है इस एक्ट में, तो उसको इफेक्ट को उनको इस प्रोविजन को गिविंग इफेक्ट देने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके, जो भी कुछ ऐसा कुछ नहीं जो भी इनकंसिस्टेंट हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको नेसेसरी वो कोई भी रूल बना सकती हैं जिससे एक्ट की सारी डिफिकल्टीज रिमूव हो जाए। और प्रोवाइडेड दैट में दिया हुआ नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जब भी उनको बनाना था तो उनको 2 साल के अंदर तक बनाना था, जब भी ये एक्ट लागू हुआ उसके बाद में। और जो भी ऑर्डर उन्होंने बनाया उसको दोनों जैसे वो बन जाते हैं तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। बस ये एक्ट खत्म हुआ। अब विशाखा वाला केस अगर हमें कभी पढ़ना होगा तो मैं आपको देखता हूँ, अदरवाइज बाकी तो हमारे कंप्लीट हो गया। लेकिन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है।